तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। आज हम सभी क्लास 10th बायोलॉजी अध्याय 2 जिसका नाम है शोषण के हम लोग फुल एक्सप्लेन के साथ पार्ट 2 को देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 को समाप्त कर दिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख के आइए, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और आज के इस अध्याय में मैं आप सभी को मानव शोषण तंत्र के बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने मछली में शोषण कैसे होता है, छोटा छोटा जीव और जंतु में शोषण कैसे होता है, मैंने फुल डिटेल के साथ एक्सप्लेन के साथ बता दिया है। तो आज के इस अध्याय में हम लोग ये जानेंगे कि मानव सांस कैसे लेता है, यानी कि मानव में शोषण कैसे होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, क्रमबद्ध तरीका से पढ़िए, समझ में पूरा आएगा। यहाँ देखिए क्या दिया गया है, श्वसन अंग। पहले हम लोग ये जानते हैं कि मानव के श्वसन अंग कौन कौन है। तो मनुष्य में नासिका छिद्र, कौन छिद्र बच्चों, नासिका छिद्र। फिर यहाँ स्वर यंत्र, नासिका छिद्र, स्वर यंत्र। और स्वर यंत्र को ही हम लोग लैरिक्स कहते हैं। तो नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, श्वास नली, फेफड़ा, ये सब मिलके श्वसन अंग का निर्माण करता है। आपको समझ में आ गया। मानव में श्वसन अंग का निर्माण कौन कौन करता है, तो नासिका छिद्र, फिर स्वर यंत्र और फिर श्वास नली, ये सब मिलके मानव में जो है ना बच्चों, तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग का निर्माण करता है मनुष्य में। और अलग जीवों में जैसे कि मछली में मैं बताया था कि गिल्स के द्वारा उसमें शोषण होता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। अब मैं यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजिंग टॉपिक बताता हूँ जो अक्सर बच्चा कंफ्यूज कर जाते हैं। याद रखिएगा आप लोग, श्वास नाली बोले या ट्रेकिया बोले तो दोनों का मतलब एक ही होता है, क्योंकि ट्रेकिया अंग्रेजी वर्ड है। श्वास नाली बोलेगा या ट्रेकिया बोलेगा तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। नहीं तो फिर हमको कमेंट नहीं कीजिएगा कि सर ट्रेकिया किसको कहते हैं, श्वास नली किसको कहते हैं। कई बच्चे मुझे कमेंट करके पूछने लगते हैं कि सर ट्रेकिया नहीं समझे, ट्रेकिया क्या होता है। फिर मैं उसे जब कहता हूँ अरे श्वास नली को ही कहते हैं तो कहता है अच्छा सर, ठीक है। तो श्वास नली बोले या ट्रेकिया बोले दोनों एक ही चीज़ है। और यहाँ पर स्वर यंत्र बोले या लैरिक्स बोले तो एक ही चीज़ होता है दोनों, ठीक है। जैसे फेफड़ा को लंग्स कहते हैं ना, उसी तरह। तो हम लोगों ने जाना कि श्वसन अंग क्या क्या मिल के बनता है। तो एक बार नासिका छिद्र, स्वर यंत्र और श्वास नली, फेफड़ा, ये सब जब मिलेगा तो मानव में श्वसन अंग का निर्माण करेगा। अब हम लोग एक एक करके सब चीज़ के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं नासिका। नासिका बोली तो नोज, और नोज मतलब नाक, समझ में आ गया। नासिका के बारे में हम लोग जानते हैं। नासिका मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होता है। मुख द्वार के ठीक ऊपर क्या स्थित होता है, नासिका स्थित होता है। यहाँ पर देखिए आप लोग, इस चित्र में देखिए, ये मुंह है और मुंह के ऊपर नासिका है, यहाँ पर है ना। नहीं तो इस वाले इमेज में भी देखिए, ये नाक के नीचे मुंह और मुंह के ऊपर नाक होता है ना बच्चों, वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ठीक ऊपर स्थित होता है। इसमें लगभग दो गोलाकार, क्या कितने बच्चों, दो गोलाकार बाह्य नासिका छिद्र होता है। नाक में जो दो छिद्र होता है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो दो छिद्र देख रहे हैं ये बाहर से है ना, इसलिए इसको बाह्य हम लोग छिद्र कहते हैं, ठीक है। बाह्य नासिका छिद्र होता है जो भीतर की ओर दो अलग अलग दाएं और बाएं नासिका वेशमों में खुलता है। नासिका वेशम में खुलता है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, इस आकृति में यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया गया है नासिका वेशम, ठीक है। नासिका वेश में जो दिया गया, ये जब नाक का चित्र जब अंदर की ओर हम लोग जाएंगे, ये नाक के अंदर अगर जो अनुमान कीजिए आप, अंदर अगर जाते हैं तो यहाँ और यहाँ पर जो दोनों जो छिद्र होता है ना, यहाँ पर यही देखिए, छिद्र के अंदर वही नासिका वेशम होता है। अंदर में देखिए, यहाँ अंदर में दिया गया ना, हाँ, ये जो साइन दिया गया, इससे ये समझिए कि अंदर में नासिका वेशम होता है, दाएं और बाएं दोनों तरफ, ठीक है। इस आकृति में इधर भी नासिका वेशम होता है, इधर भी होता है अंदर से, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। फिर यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, नासिका वेशम में खुलते हैं। दोनों नासिका वेशम एक ऊंची लंबवत अस्थि की बनी नासा पट्टी की, नासा क्या है, नासा पट्टिका के द्वारा
एक दूसरे से पृथक होता है, यानी एक दूसरे से अलग हो जाता है। अब आप ये समझिए कि नासा पट्टिका किसको कहते हैं, नासा पट्टिका, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे नाक के ऊपर जो ये वाला हड्डी टाइप का होता है ये, ठीक है, ये जो दिया गया यही है नासिका, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं एक बार, हाँ, नासिका, सॉरी, नासा पट्टिका कहते हैं इसको। यहाँ देखिए नासा पट्टिका है ना, नासा पट्टिका यही है। इसी के द्वारा दो अलग अलग वेशम अलग होते हैं अंदर से। ये जो छिद्र है, दो छिद्र को भी अलग कौन करता है, तो यही करता है, ठीक है। नासा पट्टिका ही अलग करता है दो अलग अलग छिद्रों को। तो ये सब चीज़ आपको माइंड में रखना होगा, बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझते चलिए। मैं पूरा डिटेल के साथ समझाऊंगा, हालांकि वीडियो लंबा हो जाए उसके लिए चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। नासिका वेशम में खुलते हैं दोनों नासिका वेशम, जो ये बता दिया अस्थियां की बनी नासा पट्टिका के द्वारा एक दूसरे से पृथक का मतलब होता है अलग होता है। फिर है कि नासिका वेशम का छोटा अग्रभाग, जो नासिका वेशम होता है ना बच्चों, आपको यहाँ हम दिखाए थे नासिका वेशम, ये देखिए नासिका वेशम यहाँ पर जो होता है। नासिका वेशम का क्या होता है, फिर से इसको एडजस्ट कीजिए, हाँ, नासिका वेशम का किधर गया, हाँ, नासिका वेशम का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है उसे हम प्रघ्राण या प्रकोष्ठक कहलाता है या कहते हैं, ठीक है। याद रखना है आपको, ये जो नासिका वेशम अंदर ये जो है कि नासिका वेशम का छोटा अग्रभाग यानी आगे का भाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है। नासिका छिद्र जहाँ खुलता है, अभी चित्र में देखा नासिका छिद्र, तो नासिका छिद्र जहाँ खुलता है उसी को हम लोग प्रघ्राण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रघ्राण, या उसी को हम लोग प्रकोष्ठ कहते हैं। आपको समझ में आ गया। आइए आगे देखिए, इस भाग में सामान्यतः रोमयुक्त त्वचा, ठीक है, रोमयुक्त त्वचा का स्तर होता है। कहाँ पर, प्रघ्राण में क्या होता है, प्रघ्राण आप नाक के अंदर देखते होंगे कि नाक के अंदर जो बाल वाला जो वो पतला परत होता है ना बच्चों, नाक में जब भी आप उंगली वगैरह कभी कभी जो इचिंग के लिए अगर करते हैं तो वहाँ देखिएगा बाल होता है हम लोग का नाक के अंदर, या नहीं तो कभी कभी जो जिसका ज़्यादा एज होता है ना उस सबका नाक में आपको ज़्यादा बाल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसके नाक में देखिएगा तो वहाँ पर जो बाल होता है ना बच्चों, बाल हेयर जो होता है, यहाँ देखिए ना, रोमयुक्त त्वचा का एक स्तर होता है, इसी को हम लोग प्रघ्राण या प्रकोष्ठ कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ दिया गया है कि प्रकोष्ठ के पीछे नासा वेशम, प्रकोष्ठ के पीछे क्या होता है, नासा वेशम का छोटा ऊपरी भाग घ्राण क्षेत्र कहलाता है। किसके, प्रकोष्ठ, जो हम लोग के अंदर में ये जो नाक देख रहे हैं इसके अंदर जो रोमयुक्त त्वचा होता है उसी के थोड़ा सा अंदर ऊपर में, ठीक है, उसी के थोड़ा सा अंदर ऊपर में आप अगर इस चित्र में देखिएगा तो इस हिस्से के आसपास में, ठीक है, इस हिस्से के आसपास में, नाक से इस हिस्से के आसपास, ठीक है, हाँ। तो वहीं पर क्या होता है, एक घ्राण क्षेत्र होता है, ठीक है, वही यहाँ दिया गया भाग घ्राण क्षेत्र तथा मध्य और निचला भाग शोषण क्षेत्र कहलाता है। तो घ्राण क्षेत्र समझ में आ गया। ये जो घ्राण क्षेत्र होता है, आप अगर नॉर्मली अगर उतना नहीं समझ में आ रहा है तो आपको वही समझना होता है कि लगभग सब आसपास में ही होता है, नाक के अंदर ही लगभग सभी कुछ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना एक घ्राण क्षेत्र होता है। क्या होता है, घ्राण क्षेत्र, जो हम मनुष्यों में छोटा होता है, लेकिन और जो जीव है जैसे खासकर कुत्ता उसमें वही घ्राण क्षेत्र बड़ा होता है, और मनुष्य में घ्राण क्षेत्र छोटा होता है, ठीक है। घ्राण क्षेत्र अत्यंत छोटा होता है जिसके कारण मनुष्य में सूंघने की क्षमता निम्न स्तनधारियों की अपेक्षा कम होती है। यही वजह है कि हम लोग कोई चीज़ को उतना अच्छा से नहीं सूंघ पाते हैं जितना अच्छा से कोई कुत्ता वगैरह सूंघ पाता है। आप अक्सर देखते होंगे कि आसपास में जो भी जीव है, ठीक है, आप देखते होंगे ना जी, आसपास में कोई भी चीज़ है वो जल्दी कोई भी चीज़ को सूंघ के पता कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर जो ये घ्राण क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है। लेकिन हम मनुष्यों के अंदर घ्राण क्षेत्र कम होता है, यानी कि छोटा होता है, जिसकी वजह से हम कोई चीज़ जल्दी नहीं सूंघ पाते हैं। हालांकि सूंघ पाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दूर दूर का सुन लेंगे। जैसे जहाँ से आप अभी वीडियोस को देख रहे हैं, क्या आपसे यहाँ से आपके घर से कुछ दूरी पर या सड़क के आसपास कोई चीज़ है तो क्या आप सुन पाइएगा? नहीं सुन पाइएगा। लेकिन उसी की जगह अगर कुत्ता हो, एक्सपर्ट डॉग हो, जो वो पुलिस वगैरह में नहीं रहता है कुत्ता वगैरह, आप देखे होंगे, वो कुत्ता रखिए,
वो सूंघ के पता कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर जो घ्राण क्षेत्र होता है ना वो बड़ा होता है। तो आपको वही चीज़ याद रखना होगा, उसी को हम लोग घ्राण क्षेत्र कहते हैं। और घ्राण क्षेत्र के नीचे यानी वही नाक के नीचे आप समझिए थोड़ा, ठीक है, इसी के नीचे जो है ना ये सब वाला जो अब नीचे का जो भाग आएगा वो मेरा श्वसन क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब है कि मनुष्य में घ्राण क्षेत्र अत्यधिक छोटा होता है, जिसके कारण मनुष्य में सूंघने की क्षमता निम्न स्तनधारियों की अपेक्षा कम होती है। नासिका वेश्म मैंने दिखाया अभी ऊपर। नासिका वेश्म की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह भी होती है, वही यहाँ दिया गया है, प्लेट की तरह होती है, जिसे हम लोग कांची कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? हम कांची कहते हैं। अब है कि नासिका वेश्मों में, किसमें बच्चों? नासिका वेश्मों में महीन म्यूकस मेम्ब्रेन का एक स्तर होता है हम लोग के नाक के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? हम लोग के नाक के अंदर, नासिका वेश्म में। कहाँ पर? नासिका वेश्म में क्या होता है? नासिका वेश्म अगर हम बताएं तो कहाँ पर होता है? वो भी यही होता है। यहाँ देखिए, ये जो आप नाक का चित्र देख पा रहे होंगे, ये जो नाक का, इसके अंदर इस वाले हिस्से में अगर इस आकृति में देखिए तो यहाँ जैसे नाक है ना, इसके आसपास में यहीं पर लगभग होता है सब। ठीक है, तो वहीं पर क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन का एक स्तर होता है जो कि म्यूकस स्रावित करते हैं। तो ये म्यूकस क्या होता है? जब हम लोग को सर्दी लग जाता है तो देखते हैं हम लोग को सर्दी लगता है तो आप लोग बार बार जानबे करते हैं नाक से एक लिक्विड पदार्थ निकलता है, उसी को हम लोग म्यूकस कहते हैं। निकलता है ना, जिसको गांव समाज के हम भाषा में उसको एक शब्द से प्रयोग करते हैं जिसको हम लोग नेटा कहते हैं ना, वही म्यूकस होता है बच्चों। मैं ये शब्द का प्रयोग इसलिए किया है ताकि आप अच्छा से समझ पाइएगा। वही म्यूकस होता है बच्चों, देखते हैं ना, वो जो होता है हल्का चिपचिपा टाइप का होता है। ठीक है, लेकिन सर्दी के मौसम में वो उसमें हल्का हल्का पानी भी रहता है। तो वो सब कहाँ से आता है? वही म्यूकस मेम्ब्रेन से बाहर निकलता है। कहाँ से? म्यूकस मेम्ब्रेन से। आप कभी सोचते होंगे कि आखिर ये बनता कहाँ से? तो सर हम लोग का नाक के अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन का एक स्तर होता है जो म्यूकस स्रावित करता है। वहीं से हम लोग का जो है कि म्यूकस मेम्ब्रेन, जो सर्दी लगता है तो वो जो पानी वगैरह या गिरता है, ठीक है, नाक बहता है, वो सब म्यूकस मेम्ब्रेन के वजह से ही निकल पाता है। ठीक है बच्चों, अब है यहाँ पर श्वसन क्षेत्र में स्थित श्वसन एपिथीलियमी के नीचे, किसके नीचे? एपिथीलियमी के नीचे महीन रक्त कोशिकाओं का एक जाल फैला होता है। और म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे ही बच्चों, कहाँ? म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे जो होता है यहाँ है ना, श्वसन क्षेत्र में स्थित म्यूकस मेम्ब्रेन स्रावित होता है। और श्वसन क्षेत्र में स्थित श्वसन एपिथीलियमी के नीचे, यानी वही अगर मैं बात करूँ इसके नीचे हल्का सा, ठीक है, एपिथीलियमी का एक महीन रक्त कोशिकाओं का एक जाल फैला रहता है बच्चों। ठीक है, हाँ, जाल फैला रहता है। अब आइए आगे देखते हैं फिर यहाँ पर देखिए क्या है। नासिका वेश्म अंदर की ओर ग्रसनी में कंठ द्वार के समीप खुलता है। नासिका वेश्म फिर कहाँ खुलता है? कंठ द्वार के नज़दीक खुलता है। देखिए इस आकृति में ये नीचे नासिका वेश्म यहाँ तक होगा, फिर ये नीचे करके आएंगे तो यहाँ पर हम लोग का कंठ है, तो यही कंठ द्वार में नासिका वो जो है खुलता है हम लोगों का। ठीक है, हाँ, तो नासिका जो ये वेश्म है अंदर की ओर खुलता है। अगर इस आकृति में देखिए तो आप समझिए पूरी ये है ना, नासिका वेश्म अंदर की ओर कहाँ खुलता है बच्चों? तो यही कंठ द्वार में खुलता है। और मैं आपको शुरू में ही बता दिया था, ठीक है, कि श्वसन नली में किसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो ये नासिका वेश्म के नीचे कहाँ खुलता है? कंठ द्वार के समीप खुलता है, वही यहाँ दिया गया है। समझिए फिर से, नासिका वेश्म के अंदर की ओर ग्रसनी कंठ द्वार के समीप खुलता है। ग्रसनी कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटा स्वर यंत्र या लैरिक्स में खुलता है। और नीचे क्या होता है बच्चों? हम लोग का एक लैरिक्स होता है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ एक लैरिक्स होता है ना। अब एक मिनट आप ये समझिए, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हवा हम लोग का नासिका छिद्र से होते हुए अंदर की ओर जाता है और यह नासिका वेश्म से होते हुए, ठीक है, फिर नीचे की ओर आता है और यहाँ लैरिक्स के पास पहुँचता है। ठीक है, किसके पास पहुँचता है? लैरिक्स के पास पहुँचता है। क्या? हवा। ठीक है, तो अभी हवा हम लोग का कंठ द्वार के पास पहुँच गया। अभी यहाँ पर अभी कंठ द्वार के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर है छोटी रचना स्वर यंत्र या लैरिक्स में खुलती है। लैरिक्स पीछे की ओर श्वास नली या ट्रेकिया में खुलती है।
ठीक है। जो लैरिक्स होता है वो पीछे की ओर श्वास नली या ट्रेकिया में खुलता है, और यही जो लैरिक्स होता है, ये जो होता है हम लोग का ये कंठ, ये नीचे की ओर आता है। देखो ऐसे करके आया, ऐसे करके आया, ये ट्रेकिया में खुला, इसी को हम लोग ट्रेकिया कहते हैं। बताए थे ना हम आप लोग को वो पाचन वाला चैप्टर में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं, ठीक है। यानी कि हवा अभी यहाँ तक कंठ द्वार में, यही नीचे की ओर आके फिर अभी यहाँ ट्रेकिया में पहुँच गया। फिर यहाँ पर कहा गया है बच्चों, ठीक है, लैरिक्स के पीछे श्वास नली या ट्रेकिया, श्वास नली बोलिए या ट्रेकिया बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। ट्रेकिया में खुलता है। ट्रेकिया करीब 11 सेंटीमीटर लंबी नली है। ट्रेकिया कितना सेंटीमीटर लंबा है, तो 11 सेंटीमीटर लंबी एक नली है। अब मैं आपको एक अलग से आकृति लाता हूँ आप लोगों को समझने के लिए। ये लीजिए, ये देख पा रहे होंगे, गजब का फेफड़ा है ये। इसी आकृति में मैं आप पूरा समझाऊंगा। तो हम लोग का यहाँ पर पहुँच गया था, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोग का ट्रेकिया होता है, यहाँ पर हम लोग का एयर पहुँच चुका है। फिर क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये 11 सेंटीमीटर लंबी नली है। ये कितना सेंटीमीटर लंबी नली है बच्चों, ये जो है 11 सेंटीमीटर लंबी है। 11 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। और इसका व्यास, वृत्त में आप व्यास पढ़े थे, व्यास यानी संपूर्ण गोलाकार आकृति जो होता है ना, जैसे ये अथी है, मान लीजिए ये कोई गोल है, ठीक है। इसका इस एक हिस्सा से यहाँ, इसी को ना हम व्यास कहते हैं, गणित में आपको बताएंगे, इसी को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक है। तो ये यही वाला चीज़ तो इसके अंदर भी है ना, तो गोल गोल करके, गोल गोल के, तो इसका जो व्यास है लगभग कितना है, 16 mm है। कितना है, 16 mm है। और लंबाई कितना है, 11 सेंटीमीटर। आपको याद रखना होगा कि श्वास नली में ट्रेकिया में खुलता है। ट्रेकिया करीब 11 सेंटीमीटर लंबी नली है, जिसका व्यास लगभग 16 मीटर 16 mm होता है। ट्रेकिया की पतली दीवार को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत से उपास्थि के बने अपूर्ण वलय क्रम से इसी पूर्ण लंबाई में सजे होते हैं। अब देखिए, आखिर ये ट्रेकिया के अंदर यहाँ जो दिया गया, ट्रेकिया के अंदर इसके जो ये जो है, ट्रेकिया के अंदर जो है एक वलयाकार गोल गोल होता है, ठीक है। ये इसके अंदर कई होते हैं। देखिए ये जो दिया गया ना, इस पाइप के अंदर, इस श्वास नली के अंदर एक गोल गोल टाइप का, एक वलय टाइप का गोल, जो संपूर्ण गोल रहता है उसी को हम लोग वलय कहते हैं। इसी टाइप का इसके अंदर में बहुत सारा होता है। आखिर ये क्यों होता है, मान लीजिए सांस खींचेगा या फिर सांस लेगा तो ये चिपके नहीं, ये ऐसे आपस में चिपके नहीं। जैसे वो सांस खींचेगा, जब भी आप कोई चीज़ है, जैसे बोतल मुंह में लेके वो हवा को आप पीछे की ओर खींचते हैं तो बोतल कैसे चिपक जाता है। तो उसी तरह से जब भी हम लोग क्या करते हैं, सांस को छोड़ते हैं या सांस को खींचते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सांस को जब बाहर छोड़ते हैं तो वो ये जो है ये चिपक ना जाए, ऐसे करके आपस में चिपक ना जाए। इसीलिए इसके अंदर भगवान ने पहले से ही इसके अंदर एक वलयकार रचना दे दिया है ताकि ये चिपके नहीं। और ये नीचे की ओर यहाँ पर भी होता है, ब्रोकस में भी होता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, दोनों तरफ यहाँ पर भी होता है क्या, एक वलयकार। अब आप समझे कि आप अगर उतना दिन से जो सांस ले रहे थे तो आखिर ये क्यों नहीं चिपकता है, बोतल तो चिपक जाता है, आखिर ये क्यों नहीं चिपकता, क्योंकि इसके अंदर एक वलयाकार है ताकि ये चिपके नहीं, ऐसे करके चिपके नहीं। ऑलरेडी ये भगवान के द्वारा बनाया गया है। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, कहाँ था हम लोग, हाँ, इसकी हम लंबाई और इसका व्यास भी बता दिए कितना होता है। ट्रेकिया की पतली दीवार को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत से उपास्थि के बने अपूर्ण वलय क्रम से इसकी पूरी लंबाई में सजे होते हैं। ये वलय ट्रेकिया से हवा के बाहर निकलते समय उसे चिपकने से रोकती है। अभी वही ना बताएं, रोकते हैं नीचे की ओर। ट्रेकिया वक्ष गुहा में पहुंचती है। और ट्रेकिया कहाँ पहुंचती है, तो वक्ष गुहा में पहुंचती है। तो वक्ष गुहा कभी भी बोले तो आप लोग समझ जाइएगा, ये वाला जो हिस्सा है इसको डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम के ऊपर का हिस्सा ये गला से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये गला से लेके ये वाला जो हिस्सा, टोटल हिस्सा को ही हम लोग वक्ष गुहा कहते हैं। और एक होता है उदर गुहा। तो उदर गुहा किसको कहेंगे, उदर गुहा जो होता है बच्चों वो मेरा इससे लेके नीचे, जिसमें पेट वगैरह होता है ना, हाँ, ये लीवर वगैरह सब जो आता है वो होता है हम लोग का उदर गुहा। और यहाँ से लेके फेफड़ा, श्वास नली, वो सब जिस हिस्सा में आता है, हृदय वगैरह, उसको हम लोग वक्ष गुहा कहते हैं, ठीक है। आपको ये वक्ष गुहा भी समझ में आ गया किसको कहते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। वलय ट्रेकिया से बाहर हवा के बाहर निकलते समय उसे चिपकने से रोकते हैं। नीचे की ओर
नीचे की ओर ट्रेकिया वक्ष गुहा में पहुंचती है, जहां यह विभाजित होकर, जहां ये क्या हो जाता है बच्चों, जहां यह विभाजित होकर दो श्वसनियों में बट जाता है, और वही आगे जाके दो श्वसनियों में बट जाता है। ये देखिए, ये नीचे गया, ये नीचे गया, ट्रेकिया यहाँ नीचे गया, ये जाके एक इधर और एक इधर, देखिए दो भाग में बटा ना, एक ये वाला भाग और एक ये वाला भाग में बट जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं श्वासनिकाओं कहते हैं, जिसको हम लोग ब्रोंकियोल्स भी कहते हैं। श्वासनिकाएँ, ये दो श्वासनिकाएँ, एक श्वासनिकाएँ ये और एक श्वासनिकाएँ ये, इसमें बदल जाता है। अगर आप लोग चित्र में देखिएगा तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, है ना, दो में बट गया है। हाँ, चलिए फिर आगे है कि ये बढ़ जाता है, श्वासनली या ट्रेकिया की तरह उपस्थित होता है। प्रत्येक श्वसनी या ब्रोंकस फेफड़े में तुरंत जो है कि क्या करता है, ब्रोंकियोल्स में विभाजित हो जाता है और नासिका से श्वासनिकाओं तक श्वसन तंत्र का संपूर्ण आंतरिक भाग, दिख रहा है क्या, ओह रुकिए, हाँ, संपूर्ण आंतरिक भाग लीजिए, संपूर्ण आंतरिक भाग पक्षमाभिक भी कामय का बना होता है। फेफड़े के अंदर प्रत्येक श्वासनिका फिर पतली शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें हम लोग वायु कोष्ठिका या वायु कोष्ठिका वाहिनियाँ कहते हैं। अब आप ये समझिए, यहाँ पर मैं आपको यहाँ से समझाते जा रहा हूँ। आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, पहले अब मैं आपको बता दिया कि ये इसी हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया से हवा नीचे आया, वायु नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया वायु, जाते हुए जब हवा यहाँ पर आता है तो एक इसके पास इधर ऑप्शन होता है, एक इधर ऑप्शन होता है, तो हवा दोनों साइड में जाता है, इधर भी जाता है और इधर भी जाता है। तो ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से लेके मोटे तक हिस्सा देखिए, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ब्रोंकस कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकस। समझ में आया? इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अभी मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। इसे हम लोग कहते हैं श्वासनिया। क्या कहते हैं, श्वसनिया कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, श्वसनिया कहते हैं। इसे, ये वाला हिस्सा को हम लोग श्वसनिया कहते हैं। दो श्वसनिया में बढ़ता है, फिर यही जब आगे जाता है तो यहाँ देखिए, ये छोटी इसमें भी बढ़ गया। ये फेफड़ा के अंदर का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ बटा हुआ है ना। हाँ, तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ब्रोंकियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। हिंदी में इसको कहते हैं श्वासनिकाएँ। क्या कहते हैं, श्वासनिकाएँ। ये जो छोटा श्वसनिकाएँ। अब यही श्वसनिकाएँ जो जब वो और अंदर की ओर जाता है बच्चों, तो ये इसमें विभक्त हो जाता है। यहाँ देखिए, विभक्त हुआ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वायु कोष्ठिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु कोष्ठिका। और इसके अंदर भी होता है, जिसमें मैं अभी बताऊंगा थोड़ा देर में, वायु कोष्ठिका। तो फाइनली आपको समझ में आया ये वाला हिस्सा जो है। अब यहाँ चित्र में देखिए, यहाँ देखिए चित्र में आपको, ताकि सब समझ में आ जाए। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये इधर से नाक के अंदर जाते हुए, नासिका वेशम से जाते हुए कंठ द्वार में पहुंचता है। कंठ द्वार से नीचे आते हुए ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा यानी ट्रेकिया, यहाँ देखिए दिया गया ना। ट्रेकिया से जाते हुए फिर यहाँ पर देखिए, इसी को हम लोग कहते हैं ना ब्रोंकोस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ, ब्रोंकोस कहते हैं। फिर यहाँ से गया, फिर इसके बाद ये यहाँ देखिए, इस वाला गया पाइप पे छोटा होता है यहाँ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं ये वाला हिस्सा को। फिर इस वाला हिस्सा से भी जो है ना, यहाँ देखिए, आप देखने का प्रयास कीजिए। ये वाला जो देख रहे हैं, फूल के जैसा जो रचना है ना, ये सब जो फूल का रचना है, इसको हम लोग वायु कोष्ठिका कहते हैं। क्या कहते हैं, ये फूल वाला जो रचना है वायु कोष्ठिका कहते हैं। और वायु कोष्ठिका में भी वायु कोष होता है, इसके अंदर जो है ना छोटा वायु कोष होता है। ठीक है, जो मैं अभी आपको यहाँ बता रहा हूँ, तो इस चीज़ को समझिए। फिर यहाँ दिया गया है, वायु कोष्ठिका वाहिनी कहते हैं। ये वाहिनियाँ अनेक छोटे वायु कोष या एल्वियोलाई में खुलती है। यानी यही बच्चों, ये जो फूल वाला रचना देखते हैं, यही जो है ना, ये कहाँ खुलता है, वायु कोष में खुलता है। ये जो है वायु कोष्ठिका जो है, ये कहाँ खुलता है, वायु कोष में खुलता है। ठीक है, मनुष्य के दोनों फेफड़ों में, मनुष्य का जो दोनों फेफड़ा है, मनुष्य के दोनों फेफड़ों में
ऐसे करीब 3 गुना 10⁻8 3 गुना 10⁻8 वायु कोष पाए जाते हैं। इस तरह मनुष्य के फेफड़ों में श्वसन गैसों के आदान प्रदान के लिए करीब 400 से लेकर 800 वर्ग फीट का सतह उपलब्ध होता है। यानी यही मनुष्य में 400 से लेकर 800 तक कौन सी वर्ग फीट सतह उपलब्ध होता है। और इसके अंदर जो ये दिया गया है क्या है, वायु कोष्ठिका है। और वायु कोष्ठिका कहाँ खुलता है, वायु कोष में। और वायु कोष के अंदर 3 गुना 10⁻8 वायु कोष पाए जाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। आप पहले पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको 5 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर ये जितना भी श्वसन जो है ना, श्वसन तंत्र वाला, खासकर मानव में, मैं जो आज का पार्ट 2 वाला उसको मैं एक बार शॉर्टकट में वैसा बताऊंगा जो आपका माइंड में डायरेक्ट बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ देख लिए। फिर क्या होता है, हवा अब हम लोग का कहाँ पर पहुँच गया फाइनली, हाँ, वायु कोष्ठिका से होते हुए वायु कोष में पहुँच गया। अब वायु कोष में क्या होता है, देखिए यहाँ है कि फेफड़े मनुष्य की वक्ष गुहा में स्थित होता है। अभी मैंने बताया कि वक्ष गुहा किसे कहते हैं, उसी में स्थित होता है। फेफड़ा 2 स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा रचना है। पूछेगा कि फेफड़ा क्या है, तो फेफड़ा 2 स्पंजी गुलाबी, कैसा गुलाबी होता है, गुलाबी थैलीनुमा मतलब थैला के जैसा एक रचना है, जो हृदय के इधर उधर प्लूरल गुहाओं में स्थित होता है। बच्चों, प्लूरल गुहाओं में स्थित होता है। ये जो ये प्लूरल गुहा में स्थित है। हृदय का जगह ये है, यहाँ इसके बीच में हृदय का जगह होता है, इधर और इधर स्थित होता है फेफड़ा। ठीक है, प्लूरल गुहा में स्थित होता है। आगे है, प्लूरल गुहा के चारों ओर प्लूरल मेम्ब्रेन का एक पतला आवरण होता है। ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है क्या है बच्चों, प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लूरल गुहाओं में स्थित होता है। और प्लूरल गुहा के चारों ओर प्लूरल मेम्ब्रेन का एक पतला आवरण होता है, जिसे हम लोग पैराइटल प्लूरा कहते हैं। फेफड़े और प्लूरा के बीच म्यूकस जैसी चिकना एक तरल पदार्थ पाया जाता है, जो फेफड़े के फैलने और फिर वास्तविक रूप में लौटने में से होने वाले घर्षण को कम करता है। यानी अब आप यहाँ चित्र में आइए और देखिए गजब तरीका से ये जो दिया गया बच्चों, ये जो है प्लूरल गुहा, यही सब हुआ यहाँ, ये प्लूरल गुहा वही दिया, प्लूरल गुहा में स्थित होता है। कोई दिक्कत, फेफड़ा कहाँ स्थित होता है, प्लूरल गुहा में। ठीक है, कौन गुहा में, प्लूरल गुहा में स्थित होता है। प्लूरल गुहा के चारों ओर, ये जो प्लूरल गुहा है ना, इसके चारों ओर, ये देखिए चारों ओर, इधर से इधर, ये वाला लकीर देख रहे हैं ना आप, काला वाला, इस लकीर को देखिए, चारों ओर, यहाँ से यहाँ भी है और इस ओर भी है ना। प्लूरल गुहा के चारों ओर जो होता है ना बच्चों, किसका, प्लूरल मेम्ब्रेन, ये जो है प्लूरल मेम्ब्रेन का बना होता है। किसका बना होता है, ये काला वाला लकीर, ये जो देख रहे हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन का बना होता है, जिसे हम लोग पैराइटल प्लूरा कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पैराइटल प्लूरा। समझ में आया, इसे हम क्या कहते हैं, पैराइटल प्लूरा कहते हैं। ये जो बना होता है, ये बना होता है प्लूरल मेम्ब्रेन का, ये काला वाला भाग। ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन का बना होता है। इसको हम लोग कहते क्या है, ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं पैराइटल प्लूरा। और याद रखिएगा, पैराइटल प्लूरा यानी ये वाला भाग, ये फेफड़ा वाला भाग के बीच में एक म्यूकस होता है। म्यूकस मैंने बताया था ना, चिपचिपा गीला टाइप का, हाँ, तो वो होता है इसके अंदर में भरा हुआ, जिससे क्या होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये सिकुड़ता है, फैलता है, तो सिकुड़ेगा, फैलेगा, तो वो डायफ्राम में नहीं टकराएगा। इसीलिए डायफ्राम या फिर ये जो है पैराइटल प्लूरा में नहीं टकराएगा। इसीलिए इसके अंदर जो है क्या होता है, एक लिक्विड पदार्थ होता है, जो कि इस घर्षण को कम करता है। फेफड़ा और इसके बीच में जो पैराइटल प्लूरा के बीच में जो घर्षण होता है, उसको कम करता है। ठीक है, अभी मान लीजिए अगर हम आपको क्या करें, आपको हम उठा के पटक दें मान लो ज़मीन पर, तो चोट कितना लगेगा, बहुत लगेगा। उसी उठा के हम आपको पटके एक गद्दा पर या अथी पर पकड़े, पुआल समझते हैं, लेरबा जो गाय को खिलाते, उसी पुआल पर अगर हम आपको पटक दें तो आपको चोट नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, आपको जब हम पुआल पर पटकेंगे तो पुआल दब जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर होता है, जब फेफड़ा सांस लेता है तो इसके अंदर जो लिक्विड होता है ये उसी में टच होता है, जिसकी वजह से इसमें
पैराइटल प्लूरा में टच नहीं होता है। और जब इसमें टच नहीं होगा तो हम लोग का घर्षण नहीं होता है और हम लोग प्रतिदिन सांस लेते उते रहते हैं। तो इसी के अंदर में जो है एक चिपचिपा म्यूकस पदार्थ होता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इसके बारे में जाना। अब वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है, अगर आपके पास बुक है तो आप इसको एक बार पढ़िए, पूरा समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। देखिए तो ये भी आ गया सब्सक्राइब करना है, ऐ चल भाग। हाँ ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, श्वसन क्रिया। अब हम लोग देखते हैं कि श्वसन क्रिया कैसे होता है। तो आप सभी को पता है कि श्वसन, आप यहाँ देखिए केवल श्वसन कैसे होता है। हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो जब हम लोग सांस को अंदर लेते हैं बच्चों, कहाँ लेते हैं, अंदर, तो उसी को हम लोग प्रश्वास कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रश्वास। जो हम सांस को अंदर लिए प्रश्वास, वही उसी को हम छोड़े तो उसी को कहते हैं उच्छ्वास। समझ में आ गया वो सीधा ही। श्वसन क्रिया में दो चीज होता है, एक होता है प्रश्वास, दूसरा होता है उच्छ्वास। श्वसन क्रिया में तो ये चीज मायने ही रखता है, प्रश्वास और उच्छ्वास। सांस लिए तो वो मेरा बन गया क्या, प्रश्वास, और उसी को छोड़े तो उच्छ्वास। अब ये प्रश्वास और उच्छ्वास शरीर में कैसे होता है, कहाँ कहाँ से होता है, उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। आप यहाँ पर पढ़िएगा तो यही है यहाँ पर लिखा हुआ। मैं आपको केवल रीडिंग देता हूँ, आप लोग वहाँ ऊपर से मिलाइए। श्वसन क्रिया, ठीक है, श्वसन क्रिया, श्वसन दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। पहली क्रिया में हवा नासिका से फेफड़े तक पहुंचती है। अभी मैंने बोला सांस लीजिएगा तो नाक के माध्यम से ही जाएगा, से फेफड़े तक पहुंचती है, जहां इसका ऑक्सीजन फेफड़े की दीवारों में स्थित रक्त कोशिकाओं के रक्त में चला जाता है। इस क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। वो यानी वही सांस जब अंदर लिया तो प्रश्वास कहते हैं। इसके विपरीत दूसरी क्रिया जिसको हम लोग उच्छ्वास कहते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है, रक्त के फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा के साथ नासिका से बाहर निकल जाता है। जो हवा नाक से बाहर निकल जाता है उसी को हम लोग उच्छ्वास कहते हैं। यानी सांस हम लोग दो क्रिया में लेते हैं, प्रश्वास में और उच्छ्वास में हम लोग श्वसन करते हैं। तो आइए अब हम लोग ये जानते हैं कि आखिर हम लोग के अंदर सांस जाता कैसे है, सांस हम लोग के अंदर जाता कैसे है। तो हालांकि देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि देखिए हम लोग के अंदर सांस कैसे जाता है, देख रहे हैं ना। हम लोग जब भी सांस लेते हैं तो वायुमंडल में जो मौजूद हवा है वो हम लोग के मुंह के अंदर जाता है या नाक के माध्यम से, देखिए इस तरह से जाता है। हालांकि आप जब मुंह से सांस लेते हैं तो देखिए डायरेक्ट इधर से आके शॉर्टकट इधर से अपना लिया। हम लोग कभी स्कूल वगैरह जाते हैं तो शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं ना जी। तो देखिए इधर से सांस लिया है, देखिए यहाँ पर खुला हुआ है ना, डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच गया। लेकिन जब आप नाक से सांस लेते हैं तो हवा में मौजूद जो भी बैक्टीरिया है या फिर जो भी धूलकन है वो नाक में मौजूद बाल की वजह से वो यहीं पर रुक जाता है। इसीलिए हम लोग को ज़्यादातर नाक से सांस लेनी चाहिए, ठीक है। या आप जब आप ज़्यादा दौड़िएगा तो भी बहुत आदमी मुंह से सांस लेने लगता है दौड़ने के समय। नहीं, आपको मुंह से सांस लेना नहीं है, आपको नाक से सांस लेना है, ठीक है। जब आप नाक से सांस लीजिएगा तो इस तरह से देखिए ये अंदर की ओर जाता है, तो देख रहे हैं गया ना। फिर पूरा इसका क्रिया हो जाता है फेफड़ा में, इस हिस्से में क्रिया हो जाता है। तो इधर से निकलती हुई जाता है, फिर इस हिस्से में पहुंच के इधर से नाक के माध्यम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। सांस जाता किससे है, तो है ये दोनों है, देखिए यहाँ देख रहे हैं ना कितना बड़ा है, इसी के अंदर से जाता है। आप लोग मन लगा के पढ़िए, समझ में आया। हाँ, नहीं तो आप दोनों को इसी के अंदर फेंक देंगे। हाँ, अंदर चल जाइएगा ये बच्चा का। चलिए आगे देखिए। फिर यहाँ हम लोग आगे देखते हैं, डायफ्राम सब के बारे में हम बता दिए। हाँ, अब हमको ये बताना है कि आखिर हम लोग के अंदर हवा जाता कैसे है। तो पहले अभी हम लोगों ने ये देखा। अब एक छोटा सा चित्र समझिए बबुआ, कि मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है, ये देख पा रहे होंगे। इसके अंदर हम हवा भर दिए, हवा पूरा भरा हुआ है। अब हम क्या किए, इसी डिब्बा को हम क्या कर दिए, और हम यहाँ पे एक ऐसे नोजल टाइप का खुला हुआ है, जैसे आप तेल वाला टीना को देखते हैं ना, खुला हुआ है उसी तरह। तो उसमें तो हवा भर गया। अब इसी हिस्सा को अब हम और बड़ा कर लिए हैं, देखिए और बड़ा कर लिए तो क्या होगा, और इसके अंदर और हवा आ जाएगा, बाहर से हवा घुस जाएगा। बस इसी तरह हम लोग का फेफड़ा के अंदर होता है, ठीक है। ये जब बड़ा होता है फेफड़ा, जब हम लोग का बड़ा होता है तो हवा अंदर चलाता है, इसे दबता है तो निकल जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर, हालांकि हवा जो हम लोग के अंदर जाता है वो 3 तरह से जाता है। आइए तीनों तरह के हम बारे में जानते हैं। पहले दिया गया है कि सीने में, सीना बोले तो इसके ऊपर आप लोग अपना, ठीक है।
यहाँ चेस्ट पर हाथ रखिएगा तो देखिए वहाँ हड्डी है कि नहीं है। हाँ, तो 12 इधर होता है, 12 इधर होता है, क्या 12 ही है। हाँ, 12 जोड़ी, 12 जोड़ी मतलब समझे ना, 12 दूना 24। हम लोग कहते हैं ना एक जोड़ी, एक जोड़ी, पति पत्नी का जोड़ी, तो जोड़ा यानी 2 गो, चप्पल का जोड़ा यानी 2 गो, तो यहाँ 12 जोड़ा, तो 12 का दुगना कर दीजिए यानी 24, यानी 12 को इधर होता है इस हिस्सा में, इसको ढक के रखता है, हड्डी का एक परत इसको ढक के रखता है, यहाँ है ना ये, इसको इस तरह से ढक के रखता है मेरे प्यारे बच्चों। इसको क्या करता है, ढक के रखता है, ताकि हम लोग देखते हैं कभी कभी कहते हैं छाती ठोक के हम लोग बात करते हैं, अगर वही नहीं रहेगा ना बाबू, यही ये जो देख रहे हैं आप लोग सीने में जो पसलियाँ हैं नहीं रहेगा ना, लगेगा फेफड़े में धब धब, बस खत्म वहीं पर। हम लोग जो देखते होंगे बहुत को शराब वगैरह पी लेता, कहता है हम सीना ठोक के बात करते हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। इसको वो बात बता दीजिएगा कि पसलियाँ हैं जो वो बच गया, तो ऐसे जो कस के जो मारता है ना छाती में, ऐसे ऐसे कस कस के जो मारता है ना, फटिए जाएगा उसका। हाँ हाँ, वही चीज़ है यहाँ पर। तो वही होता है हम लोग का सीने की 12 जोड़ी पसलियाँ के बीच स्थित पेशियाँ जब संकुचित होती है, क्या होती है, संकुचित, ठीक है, ऐसे करके संकुचित होगा, संकुचित होती है तब पसलियाँ बाहर की ओर खिसकती है। तो वो जो पसलियाँ हैं जो हम बताएं 12 जोड़ी जो पसलियाँ हैं वो बाहर की ओर खिसकता है, बाहर की ओर खिसकता है, जिससे वक्ष गुहा फैल जाता है। बाहर की ओर खिसकता है तो वक्ष गुहा फैल जाता है, तो फैलेगा तो हवा घुसेगा, फैलेगा तो हवा घुसेगा। अभी हम बोले सीने के ऊपर जो है 12 जोड़ी पसलियाँ होती है, रिब्स होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेशियों में संकुचित होती है, ऐसे करके जब जमा होता है, संकुचित होती है तो वक्ष गुहा फैल जाता है। और जैसे ही वक्ष गुहा फैलता है कि इसके अंदर, अभी हम आपको यहाँ चित्र बताए ना जी, कोई भी चीज़ जब बड़ा हो जाएगा यानी फैलेगा तो अंदर में जगह बचेगा, जगह बचेगा तो मुंह के माध्यम से हवा या नाक के माध्यम से हवा हम लोगों के अंदर चला जाता है। वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। अब आगे हम लोग का दूसरा कंडीशन में कि हवा हम लोग के अंदर कैसे जाता है, वहाँ पर भी वही होगा, रिक्त स्थान बनेगा तो ही हवा अंदर जाएगा, फैलेगा तो बच जाएगा अंदर में। आगे है हम लोगों का वक्ष गुहा के पश्च भाग, वक्ष गुहा के पीछे वाला भाग में एक गुंबद के आकार का डायफ्राम होता है। डायफ्राम बोले तो हाई, देखिए डायफ्राम, ये देखो गुंबद ऐसे गोल टाइप का नहीं लग रहा है आपको, ऐसे ऊपर टाइप का, ठीक है, इसीलिए इसको गुंबद टाइप का कहा जाता है। देखिए ऐसे लग रहा है ना। हाँ, तो बराबर आप देखिएगा भवन के ऊपर में इसी टाइप का गुंबद, ताजमहल के ऊपर में देखिए आप चित्र बनाइए मन में, ताजमहल के ऊपर में इस तरह गोल टाइप का बनल है ना, तो उसी को गुंबद में कहते हैं। तो ये मस्जिद वगैरह में देखिएगा, ठीक है, उसमें देखिएगा ऊपर में इस टाइप से रहेगा, या मंदिर में भी जो हनुमान जी सब का मंदिर होता है बड़ा बड़ा, उसमें देखिएगा इस टाइप से गुंबद बना रहता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है बच्चों। किधर गया, हाँ मिल गया, चलिए वही यहाँ दिया गया। वक्ष गुहा के पश्च भाग में गुंबद के आकार का डायफ्राम होता है। और याद रखिएगा ये जो डायफ्राम है बच्चों, ये वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग करता है। वक्ष गुहा बोले तो वही मैंने बोला था ना, जिस हिस्सा में फेफड़ा हृदय रहता है उस हिस्से को हम लोग वक्ष गुहा कहते हैं। और उदर गुहा यानी उदर यानी पेट वाला नीचे वाला हिस्सा, जिसमें वही होता है छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर है या ना, अमाशय, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl वगैरह, ये सब जो होता है वही हम लोग का हाँ उदर गुहा में होता है। तो उदर गुहा और वक्ष गुहा को अलग अगर करने वाला कोई है तो वह है डायफ्राम, ठीक है। जैसे भाई भाई में झगड़ा लगाने वाला है कोई, तो वो क्या है, जमीन है ना बच्चों। हाँ, वही भाई भाई में झगड़ा लगा देता है, जमीन पैसा, वही चीज़ है बच्चों। उदर गुहा और फेफड़ा को अलग करने वाला जो हिस्सा होता है बच्चों, वक्ष गुहा को अलग करने वाला, उसको हम लोग डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। हालांकि अगर भाई एजुकेटेड, पढ़े लिखे हो, समझे हो, तो भाई भाई में दुश्मनी पैदा कोई नहीं कर सकता बच्चों, याद रखिएगा आप। लेकिन आजकल जान ही रहे हैं कैसा युग है, कुछ भी हो सकता है। चलिए आइए हम लोग टॉपिक पाते हैं। डायफ्राम होता है जो वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है। पेशियों में गति के साथ, जब पेशियाँ में गति होती है बच्चों, गति के साथ साथ डायफ्राम की पेशियों में भी संकुचन होता है, जिससे डायफ्राम कुछ नीचे दबकर चपटा हो जाता है। डायफ्राम नीचे जब दबता है ना, तो नीचे दब के क्या होता है, चपटा हो जाता है। जब वो चपटा होगा तो ऑटोमेटिक फैलेगा, चपटा होगा तो क्या होगा जी, फैलेगा। जैसे कि
चपटा हो गया। जैसे रोटी मम्मी बनाती है गोल लोई को, जब हम लोग इसे कैसे पीसते हैं तो वो चपटा होता है, देखते हो कैसे फैल जाता है। हाँ, आप रोटी से समझिए, वहाँ फैल जाता है ना जी। उसी तरह डायफ्राम भी क्या होता है, फैल जाता है। जैसे ही फैलेगा, अभी मत सोचिएगा वो पिसा जाता है, नहीं, मेरा कहने को तो वो डायफ्राम फैल जाता है, इस टाइप से अगर है तो वो फैल जाता है। तो जब फैलेगा तो उसके अंदर आयतन बढ़ जाता है, जब आयतन बढ़ेगा तो फिर हवा अंदर चला जाता है। समझ में आया? चलिए एक बार रीडिंग देती है। पसलियों में गति के साथ साथ डायफ्राम की पेशियों में भी संकुचन होती है, जिससे डायफ्राम कुछ नीचे दबकर चपटा हो जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। आयतन बोले तो जगह बढ़ जाता है। आयतन बोलेगा तो जगह बढ़ जाता है, और जैसे ही जगह बढ़ेगा तो उसके अंदर क्या चल जाएगा, हवा ऑटोमेटिक चला जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? आइए तीसरा देखिए क्या है। उदर की पेशियों के संकुचन से भी वक्ष गुहा में फैलाव आता है। उदर के पेशियां, जो हम लोग का पेट का पेशियां है बच्चों, पेट, उदर यानी पेट हुआ ना, पेट की पेशियां में संकुचित होती है, ऐसे करके संकुचित हुआ। ठीक है, संकुचन होता है तो वक्ष गुहा फैलता है। जब हम लोग का पेट ऐसे करके नीचे की ओर होगा तो डायफ्राम नीचे की ओर आएगा तो फेफड़ा में जगह बनने लगता है, तो उसके अंदर हवा हम लोग का मुंह खींच लेता है। समझ में आ गया ना? हाँ, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक देखा कि आखिर हम लोग के अंदर मुंह के अंदर हवा जाता कैसे है। आपको अगर याद रखना है तो आप एक तो याद रख लीजिए, इनमें से कोई तो काम आपका चल जाएगा। हर एक हाल में, हर कंडीशन में हवा शरीर के अंदर तभी जाएगा जब वक्ष गुहा फैलेगा, और जब तक वक्ष गुहा नहीं फैलेगा तब तक फेफड़ा में जगह नहीं बनेगा, आयतन नहीं बढ़ेगा, और जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक उसके अंदर हवा जाएगा ही नहीं। अभी मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने बताया था कि जैसे ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स में हवा भरा हुआ है, और हम इसमें ज़बरदस्ती हवा को कर रहे हैं, प्रेस करके दाब रहे, कभी जाएगा जी? नहीं जाएगा। जब अगर इसी में हम इसका आकृति को बढ़ा दिए, आकृति जैसे बढ़ा तो हवा क्या होगा, पूरे में भरेगा ना जी। हाँ, वही चीज़ है हम लोगों के अंदर। तो चलिए, हवा तो अंदर में चला गया, अब फेफड़ा में जाके हवा होता क्या है तो फिर से बताएंगे, फिर अंत में हम शॉर्टकट में बता देंगे 2 मिनट के अंदर कि कैसे कैसे हवा गया, कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ। इस तरह वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है, जो मैंने बताया, फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है, और उनके भीतर स्थित वायु का दबाव कम हो जाता है। वायु का दबाव क्या होगा, वायु का दबाव जब कम होगा तो कम को पूरा करने के लिए बाहर से एयर आएगा ना जी। वायु कम हो जाएगा तो कम होगा तो बाहर से आएगा, हवा मुंह के माध्यम से कम हो जाता है, इससे बाहर की हवा फेफड़े में चली जाती है। यस या नो? जब आपके अंदर हवा का कमी हो जाता है तो बाहर से हवा मुंह खींच लेता है, जैसे घिसता है तो हम लोग कहता है हम तो सांस ले लिए। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, आप अपने मुंह को रोक दीजिए, सांस कुछ नहीं लेना है। तो देखिएगा, आप अपने पेट पे सीने पर हाथ रख के देखिए कि आपके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होगा। जब तक एक्टिविटी नहीं होगा तब तक सांस अंदर जाएगा ही नहीं। जैसे ही आप कस के सांस छोड़िएगा तो वक्ष गुहा ऊपर नीचे होगा और उसमें जगह बनेगा, तो ऑटोमेटिक हवा अंदर लेगा, छोड़ेगा। तो हर कंडीशन में यही याद रखना है कि वक्ष गुहा में जगह बनेगा, आयतन बढ़ेगा, ठीक है, तो ही हवा अंदर आएगा। वही चीज़ यहाँ दिया, दबाव कम हो जाता है। जैसे ही वो अंदर में दबाव कम हुआ हवा का, तो उस दबाव को पूरा करने के लिए बाहर का वातावरण से हवा मुंह के माध्यम से अंदर जाता है, और उसी को हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग सांस लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग सांस तो ले लिए, सांस तो अंदर चला गया। अब ये जानते हैं सांस में होता क्या है। अब अंदर में अंदर तो चल गया, बाहर कैसे आएगा? हम लोग पढ़े ना जी, अभी अंदर गया, बाहर कैसे आएगा? तो आइए समझिए, तुरंत समझ जाइएगा। यहाँ दिया गया है, जो बाहर निकलता है हवा उसको हम लोग कहते हैं उच्छ्वास। क्या कहते हैं? उच्छ्वास। इस समय पसलियों के बीच की पेशियां तथा डायफ्राम की पेशियां ढीली हो जाती। जो डायफ्राम बताए थे ना, उदर गुहा और वक्ष गुहा को अलग करती है, पेशियां ढीली हो जाती है, जिससे पसलियां पीछे खिसकती है। पसलियां कहाँ खिसकेगा बबुआ? पीछे खिसक जाती है, तथा डायफ्राम पुनः गुंबद के आकार का हो जाता है। गुंबद बताए थे ना, वही इस टाइप का हो जाता है, इस टाइप का, यहाँ देखिए इस टाइप का हो जाता है। ठीक है, हाँ, गुंबद का आकार का हो जाता है। वक्ष गुहा फेफड़े पर दबाव किधर चल गया जी? हाँ, डायफ्राम पुनः गुंबद के आकार का हो जाता है। इस अवस्था में वक्ष गुहा तथा फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाता है और वे पिचक जाता है। जैसे वो फेफड़ा वो पिचक जाता है। वक्ष गुहा जब पिचकेगा तो आयतन क्या होगा? घटेगा। जब आयतन घटेगा तो अंदर वाला हवा को तो बाहर फेंकेगा जी।
समझ में आया कि नहीं यार। अब यहाँ पर यही चित्र में मैं आपको बताया, आप समझिए, इसके अंदर अभी बड़ा वाला आकृति है, इसके अंदर हवा है। अब इसको हम कस के दाबेंगे तो जगह कम बचेगा, तो हवा तो धन के बाहर निकलेगा ना जी, बाहर निकलेगा कि नहीं। ये बॉक्स है, इधर दोनों से प्रेस करते हैं, नीचे से भी प्रेस करते हैं, तो जगह क्या होगा, कम होगा। जैसे ही जगह कम होगा तो हवा बाहर निकलेगा। वही होता है, डायफ्राम के माध्यम से आयतन कम होने लगता है, ठीक है, अब बस हवा बाहर निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिश्र हवा ट्रेकिया के द्वारा बाहर निकलता है। ट्रेकिया अब ऑटोमेटिक है जी, सांस इधर से आया तो जब इसको दाबेगा तो स्थान जब ये कम होगा तो होते हुए इधर, जिधर से आया तो उधर से ना निकलेगा कि इधर से निकल के इधर कुदक जाएगा, इधर पेट फाड़ कर नहीं निकलेगा हवा। हाँ, तो इधर से ही निकलती हुई इधर जाएगा, इधर से जाते हुए यहाँ पर, यहाँ से आके मुँह से या नाक से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हालांकि मुंह आपको नहीं लेना है, मुंह से सांस भी आपको नहीं लेना है, आपको याद रखिएगा, क्योंकि मुंह हम लोग को चबाने के लिए दिया गया, भोजन तोजन को चबाने के लिए। नाक दिया है सांस लेने के लिए, ठीक है। हालांकि आपका सर्दी लगे, नाक जाम हो जाए तब मुंह से लीजिएगा, ठीक है। सबका अलग अलग काम है ना जी। हाँ, खासकर जब आप धूला वगैरह में चले, डस्ट वगैरह जहाँ होता है ना, कभी कभी आप सड़क से गुजर रहे हैं या कहीं पे जा रहे हैं, या आपके पास मवेशी है तो आप गाय का काम कर रहे हैं, तो वहाँ क्या होता है, डस्ट वगैरह ज़्यादा होता है, धूल वगैरह जिसको कहते हैं। या सड़क किनारे में गाड़ी गई, वहाँ धूल आ जाता है, तो उस कंडीशन में मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुंह से सांस लीजिएगा तो सारा धूल वगैरह जो है आपके मुंह के अंदर डायरेक्ट फेफड़ा में चल जाएगा। लेकिन अगर नाक से सांस लीजिएगा तो नाक के अंदर हेयर होता है, बाल होता है, वो क्या करेगा, आपके वो जो नाक के अंदर जो बाल है, वही बाल क्या करेगा, सब धूला वगैरह का रोक देगा, ठीक है। वही जब धूला रोक देता है तो नाक में जो है ना, वो म्यूकस जो निकलता है, चिपचिपा पदार्थ, उसी में वो चिपक जाता है। अब वही जब चिपक जाता है तो जो है ना छोड़िए हटाइए, नाक में चिपक जाता है तो वही बैठ जाता है, ठीक है। अब उस वही जो है ना खैठी टाइप का बन जाता है, वही जो है कि नाक से बहुत सारा जो है कि समझ सकते हैं आप लोग, उसको बाहर किया जाता है उंगली डाल के, ठीक है। करते हैं ना जी, नाक में उंगली डाल के और नाक के अंदर से जो निकालते हैं वो, आखिर वो समझ, देखिए साइंस पढ़िएगा ना बाबू तो शर्माइएगा नहीं और लजाइएगा भी नहीं, क्योंकि साइंस पढ़ने में आपको दिलचस्पी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये सब समझना होगा। हालांकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बायोलॉजी का जब भी क्लास करना होगा तो आपको शर्म बिल्कुल छोड़ना होगा, और आपको घिन वगैरह जो कहते हैं ना, हमको घिन बढ़ता है, ये सब चीज़ वो सब चीज़ आपको ये छोड़ना होगा, तो ही आप बायोलॉजी का क्लास बहुत ही बेस्ट तरीका से कर पाइएगा, ठीक है। तो आप समझ में आया कि नहीं आया। इसीलिए बायोलॉजी का क्लास आप ट्यूशन, स्कूल या फिर मेरे द्वारा अगर आप कर रहे हैं तो आप कभी भी बायोलॉजी का क्लास कीजिएगा तो निश्चिंत होकर बिना शर्माए हुए कीजिए। जो भी प्रश्न है डाउट पूछिए, क्योंकि जो बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं ना बच्चों, जो भी देखते हैं ना आप लोग डॉक्टर वगैरह बनता है, तो वो क्या शर्माएगा, वो देखते हैं ना शरीर के हर एक पार्ट का उसको नॉलेज दिया जाता है, क्यों, ताकि वो हर एक चीज़ का ट्रीट कर पाए अच्छा से। तो आप लोग अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो शर्माइएगा नहीं। तो मैं बात कर रहा था नाक के अंदर जो वो खैठी टाइप का बनता है, सूख जो जाता है, जिसे उंगली से के माध्यम से सभी निकालते रहता है, आखिर वो कैसे, तो वही जो हम सांस लेते हैं तो धूल वगैरह जो है ना, म्यूकस क्या करता है, उसको नाक के अंदर जाने नहीं देता है, तो वही धूल को अपने में चिपका लेता है। जब वो चिपका लेता है तो म्यूकस जब सूख जाता है तो वही नाक के अंदर बैठ जाता है, तो वही वो खैठी के रूप में बनता है, और उसे नाक से बाहर जो है कि नाक साफ जब करते हैं तो वो बाहर निकल जाता है। आप समझ में आया वो नाक के अंदर कैसे बनता है, शर्माइएगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। फिर ये वही चीज़ यहाँ दिया गया है, उच्छ्वास क्या होता है, समझ में आ गया। अब यहाँ दिया देखिए बच्चों, यहाँ है उच्छ्वास, यानी हवा बाहर कैसे निकला देख लिए, जिधर से गया फेफड़ा से ही कार्बन डाइऑक्साइड मिश्र हवा बाहर निकाल दिया। श्वसन की दो अवस्थाएं प्रश्वास तथा उच्छ्वास मिलकर श्वासोच्छ्वास कहलाती है, श्वासोच्छ्वास कहलाती है, ठीक है, जिसको हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं। यानी सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना ही हम लोग का ब्रीथिंग यानी कि सांस लेना कहलाता है। अब आगे यहाँ पर देखिए एक टॉपिक दिया गया है, फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, कि आखिर फेफड़ा तक तो हवा चली गया, अब फेफड़ा से हवा जो शरीर के अन्य कोशिकाएं हैं वहां तक कैसे पहुंचेगा। तो आइए अब यहाँ से आपको समझना आसान लगेगा। पहले आप ये जानिए बच्चों कि प्रश्वास, ठीक है, प्रश्वास यानी जो हम लोग सांस लेते हैं, प्रश्वास के द्वारा वायुमंडलीय हवा यानी कि वायुमंडल में जो हवा है नासिका तथा श्वास नली से होती हुई, ठीक है, यानी नाक के माध्यम से होते हुए, ठीक है, नाक के माध्यम से होते हुए श्वास नली से होते हुए फेफड़े की वायु कोष्ठिका में पहुंच जाती है। कहाँ पहुंचती है, फेफड़े की वायु कोष्ठिका
वायु कोशिका मैं आपको बताया था, इसी को कहते हैं ना, ये देख रहे फूल के जैसा, देखने में तो गजब लग रहा है। हाँ, वायु कोशिका में पहुंच जाती है। वायु कोशिका के चारों ओर रक्त कोशिकाओं का एक घना जाल होता है। वायु कोशिका जो है, ये कोशिका जो है, इसी के अंदर जो है ना, चारों तरफ, ठीक है, इस सभी में, इन्हें की खाली यहीं पर, इधर भी है ऐसा, इधर भी है, ठीक है, ये समझने के लिए आपको दिया गया है यहाँ पर। तो चारों तरफ जो है ना, ये चारों तरफ, ठीक है, इसी के चारों तरफ जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसके चारों तरफ क्या होता है, हाँ, चारों ओर रक्त कोशिकाओं का घना जाल होता है। रक्त कोशिका बोले तो, हाँ, रक्त कोशिका, खून वाला कोशिकाओं का एक घना जाल होता है। शरीर के विभिन्न भागों से, जब शरीर के विभिन्न भागों से, जैसे कि हाथ, पैर, उंगली, नाखून, शरीर के विभिन्न भागों से अनऑक्सीकृत, यानी जिस रक्त में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग हो गया है, जब हो जाएगा तो अनऑक्सीकृत बचेगा, यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं बचेगा, ठीक है, अशुद्ध बोल सकते हैं हम उसको, अशुद्ध रक्त, ठीक है। अनऑक्सीकृत रक्त पहले हृदय में पहुंचता है, मैं समझाऊंगा आपको, समझ में आ जाएगा। पहले हृदय में पहुंचता है, जहां से इसे फेफड़े में भेज दिया जाता है, और हृदय से पहुंच के हृदय क्या करता है, धक 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 करते रहता है। ये धक धक नहीं, वो पंप कर रहा है, पंप यानी दाब रहा है, दाब के खून छिड़ियाता है, पूरे शरीर में चल जाता है। जैसे दावा खून, जैसे पंप ऐसे किया तो खून अंदर ऐसे छिड़ियाता है। आप क्या कीजिए, पन्नीत ले लीजिए, पन्नीत में क्या कीजिए, पानी भर के हाथ से दाबिए कस के, देखते चारों तरफ कैसे चल जाएगा। हाँ, उसी तरह जो है ना, पंप करते रहता है, खून छितरा के पूरे वेनम के माध्यम से सभी जगह चल जाता है। आगे यहाँ दिया गया है, ऑक्सीजन रक्त पहले हृदय में पहुँचता है, जहाँ से इसे फेफड़े में भेज दिया जाता है। ऐसे रक्त को सीरी रक्त कहते हैं। वो वैसे खून जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं हो, ठीक है, वैसा ब्लड, वैसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, उसे हम लोग सीरी रक्त या अनऑक्सीकृत रक्त भी कहते हैं। सीरिय रक्त फेफड़े की वायु कोशिकाओं के चारों ओर स्थित रक्त कोशिकाओं में पहुंच जाता है, और वायु कोशिका के चारों ओर जो, ये वायु कोशिका के चारों ओर जो रक्त कोशिका है, कहाँ दिख रहा है ना, हाँ, इसके चारों ओर जो रक्त कोशिका है वहीं पर पहुंच जाता है। और जब वहाँ पहुंचता है तो वायु कोशिका में स्थित वायुमंडलीय हवा में, अब जब हम लोग सांस लेंगे तो वायुमंडल में, अब हम सभी जान रहे हैं कि 21% ऑक्सीजन होती है, ठीक है, वायुमंडलीय हवा में करीब 21% ऑक्सीजन होती है। यानी कि जब हम लोग सांस लेंगे तो अंदर की ओर जाएगा, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है, तो हम लोग सांस जो लेंगे तो वो भी तो हवा गया, वो हवा में भी 21% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन होता है, जबकि रक्त कोशिकाओं में स्थित सीरिय रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। और वही सीरिय रक्त, अब ये जो दिया सीरिय रक्त मतलब वही जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत कम होती है, लगभग कम होती है, ठीक है, थोड़ा बहुत होता है, बहुत कम होती है। अर्थात वायु कोशिकाओं की हवा में ऑक्सीजन का आंशिक दबाव सीरिय रक्त की अपेक्षा, अभी मैं आपको समझाऊंगा चित्र, सीरिय रक्त की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन का विसरण वायु कोशिकाओं से सीरिय रक्त में हो जाता है, और यहाँ रक्त में स्थित लाल रुधिर कोशिकाएं के हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोजन कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है, जो रुधिर परिसंचरण के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में स्थित कोशिकाओं में पहुंच जाता है। होता क्या है, अब यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझिए। फेफड़े तक तो हम लोग पहुँचा दिए थे, यहाँ पर देखिए ये दिया गया शरीर का ऊतक वगैरह, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, शरीर क्या करता है, हम लोग जो भी सांस लेते हैं, पहले यहाँ शॉर्टकट में इधर से समझिए। हम लोग यहाँ ऑक्सीजन लिए, हवा लिए, तो हवा अंदर गया, फिर फेफड़ा में गया। फेफड़ा में आपको हम बताए थे कि फेफड़ा में क्या क्या होता है, ये यही ना है चित्र, देखिए यहाँ, फिर फेफड़ा में गया, लो यहाँ देखिए ऑक्सीजन फेफड़ा में गया, फेफड़ा में जाके जो है कि यहाँ देखिए फेफड़ा का चित्र है, तो यही ना फेफड़ा है जी। तो यहाँ पर वायु कोशिका होता है, यहाँ पर गया, यहाँ पर रक्त कोशिकाओं का जाल होता है। फिर यहाँ से खून क्या करता है, खून यहाँ से ऑक्सीजन को लेके खून में जाता है, खून में होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में मिल जाता है, वही यहाँ दिया देखिए रुधिर है, रुधिर के हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण कर लिया, ठीक है। ऑक्सीजन ग्रहण करके वहाँ देखो रुधिर द्वारा O2 परिवहन, और वही रुधिर यानी वही खून के माध्यम से गया
शरीर O2 कोशिकाओं में प्रसरण, और शरीर के जितने भी कोशिका हैं सबको O2 दिया, वहाँ से कोशिका ले लिया, कोशिका यहीं से ऑक्सीजन लेके ऊर्जा बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि ATP के रूप में जमा होता है। फिर ये जब ऑक्सीजन ले लिया तो ऑक्सीजन का तो उपयोग हो गया, क्योंकि यहाँ पे ATP के रूप में भोजन बन गया। मैं आपको बनाया था ATP के रूप में जब ऊर्जा बनता है भोजन, वही समझिए ना, उससे ऊर्जा प्राप्त होता है ना। हाँ, तो यहाँ जो कोशिका क्या किया, उसका उपयोग किया, उपयोग करके ATP के रूप में ऊर्जा बनाया। तो फिर यहाँ से क्या निकला है ना, देखिए ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ, अभी यह ग्लूकोज है ना C6H12O6, मैं आपको पिछले अध्याय में पढ़ाया था, जो ग्लूकोज होता है, यहाँ से ऑक्सीजन मिला, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है ना जी, हैं पढ़े थे ना हम लोग। हाँ, तब ना अभिक्रिया करता है, तब ना ATP के रूप में ऊर्जा बनाता है। अगर मैं आपको फिर से थोड़ा सा देखिए ना, पीछे आते हैं, यहाँ देखिए, समझिए बच्चों, भले चैप्टर लंबा हो जाए लेकिन आप समझिए इसको ध्यान से। है देखिए, यही चीज़ था ना, ऑक्सीजन है, समझ जाइए ध्यान से। ऑक्सीजन हम लोग जो भोजन करते हैं वो ग्लूकोज के रूप में बना, तो ग्लूकोज के रूप में बना तो डायरेक्टली उसका पाचन थोड़ा होगा, जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा। तो यहाँ क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन मिला तो एंजाइम की सहायता से वो CO2 बनाता है। यही CO2 देखिए ऊर्जा है ना, ऊर्जा के रूप में जल भी बनाता है और CO2 बाहर निकलता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छा तरीका से समझ जाइए, ठीक है। देखिए फिर आ गया, फिर बोला सब्सक्राइब करने कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे सब जितने भी है सब्सक्राइब कर देंगे। तुम जाओ यहाँ से, जाओ, देखिए कहता है सब्सक्राइब करेगा तब जा, कीजिए ना जी, हाँ ठीक है, जाओ सब्सक्राइब कर देगा मेरा बच्चा सब। हाँ भाग, हाँ चलिए, बार बार आता है, कहता है सब्सक्राइब करने। हाँ, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है, CO2 परिवहन, हीमोग्लोबिन द्वारा CO2 ग्रहण करके रुधिर के द्वारा परिवहन, मतलब समझते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान गया। आवाज़ अगर आ रहा है बच्चों, वो ट्रेन है ना बगल में जो है ना, रेलगाड़ी सब चलती है, तो उसी का आवाज़ आएगा कभी कभी आपको। यहाँ पर क्या है, O2 को कोशिका में जो है ना प्रसरण करके, यहाँ देखिए इधर आ गया, फिर यहाँ है ना ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलके कोशिका में, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य याद है, मैं बताया था पीछे, कोशिका के द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बना लिया। फिर ये उत्तक को मिल गया। अब उत्तक क्या करेगा, यहीं से अभी कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया, ऊर्जा बनाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल क्या होगा, पहले खून के माध्यम से, इस चित्र से समझते चलिए, खून के माध्यम से देखिए यहाँ गया CO2, जैसे खून हम लोग के अंदर बहता है ना, धमनी और शिरा में खून बहता है ना जी, इधर गया परिवहन के माध्यम से पुनः वो पहले हृदय में गया, और हृदय पंप करके दाब के उसको फेफड़ा को भेज दिया। तो फेफड़ा में जो गया, तो फेफड़ा में जो मौजूद होता है क्या, वायु कोशिका सब जो मौजूद होता है, वहीं पर ना रक्त कोशिका का जाल होता है। फिर वहाँ से श्वास नली सब के माध्यम से, फिर इस सब के माध्यम से, फिर इधर से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे निकालेगा तो वही हम लोग का यहाँ पर जो डायफ्राम होता है वो ऊपर नीचे जो होता है, सांस लेते हैं तो अंदर में क्या होता है, फिर यहाँ दबाव कम हो जाएगा। हवा जैसे ही निकलेगा, देखिए यहाँ मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो अंदर में हवा कम हुआ ना जी, दबाव कम हुआ ना, मैं पढ़ाया था ना अभी, दबाव क्या हो गया अंदर में, यहाँ पर फेफड़ा पर दबाव कम हो गया। तो यही दबाव को कम करने के लिए इधर से ऑक्सीजन जाएगा अंदर। दबाव को कम हुआ तो दबाव, जब वायु का दबाव कम हुआ तो दबाव को पूरा करने के लिए जाएगा ना जी अंदर, तो अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड तो जाएगा, हवा जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा। तो ये ऑक्सीजन अंदर गया तो नाक के माध्यम से आप समझ गए, अंदर गया, ठीक है, अंदर गया तो यही फेफड़ा में गया। तो फेफड़ा में वायु को जान ही रहेगा किधर से गया, मैं चित्र में आपको बता दिया था। फिर यहाँ आप नॉर्मली समझिए, फेफड़ा में गया तो फेफड़ा में क्या होता है, वायु कोशिका होता है। फिर वो वायु कोशिका में वायु कोश होता है, जहाँ पर रक्त कोशिकाओं का जाल होता है। फिर वहाँ पर गया, फिर वहाँ से वो क्या करता है, रक्त कोशिका का जाल है तो वहाँ पर रक्त जाएगा ना जी, खून जाएगा ना, वहाँ पर मौजूद ऑक्सीजन को ले लिया, कहाँ पर से, वही यहीं से उठा लिया, खून को ले लिया। खून क्या करता है, खून में मौजूद होता है हीमोग्लोबिन। यहाँ देखिए जी दिया गया है ना, समझिए बाबू, बहुत ही गजब टॉपिक है, पूरे समझा के छोड़ेंगे। रुधिर में हीमोग्लोबिन होता है, ये दोनों जब मिलता है, ठीक है, तो खून और हीमोग्लोबिन जब मिलता है, यानी कि ऑक्सीजन खून में होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर, फेफड़ा से पूरे शरीर में बहते हुए परिवहन के माध्यम से, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान, वही हुआ परिवहन के माध्यम से बॉडी के पूरे शरीर में गया, पूरे बॉडी में, नाखून में, कोशिका में, पेट में, छोटी आंत, बड़ी आंत, माथा, केस, सब केस में तो खून नहीं होता, मैंने
केस का जो जड़ होता है वहाँ पर हर एक जगह दांत ऊत सब जगह हम लोग का क्या पहुँचा, खून पहुँचा। तो चूँकि हम लोग को पता है तो हम लोग का शरीर बना किसका होता है, हम लोग का शरीर बना होता है कोशिकाओं का। कोशिका का नहीं ना बना है जी, तो कोशिका जिंदा रहेगा तब ना शरीर जिंदा रहेगा, उत्तक जिंदा रहेगा, उत्तक जिंदा रहेगा तब ना उसके द्वारा बनाए गए हर एक अंग जिंदा रहेगा जी। हाँ, तो कोशिका तक पहुँचा और हर एक कोशिका, शरीर पूरे कोशिके का बनल है। तो यहाँ से गया और इधर से गया और यहाँ पर क्या किया, कोशिका उसका उस ऑक्सीजन का उपयोग कर लिया। उस ऑक्सीजन का उपयोग किया कैसे, ग्लूकोज के फॉर्म में, ग्लूकोज यानी C6H12O6 के फॉर्म में उपयोग किया। तो जैसे ये इसका उपयोग किया, किस फॉर्म में, कोशिका के फॉर्म में उपयोग किया, ठीक है। ग्लूकोज क्या किया, मैंने अभी चित्र में दिखाया था ना उसे, एक समीकरण के माध्यम से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एंजाइम की सहायता से कोशिका कहाँ पर, कोशिका के द्रव्य में, कोशिका के, हाँ कोशिका द्रव्य में, और वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। फिर वहाँ पर उपयोग कर लिया, एटीपी के रूप में ऊर्जा बना लिया। फिर वहीं से क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, मैं बताता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, जल भी रिलीज होगा, प्लस में ऊर्जा भी बनता है। तो ऊर्जा बन गया, फिर इधर से निकला, तो ऊर्जा जैसे बना तो अब फिर लेके कौन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के लेके कौन जाएगा, हाँ कोई वहाँ आएगा लेने के लिए कि हम अपना हाथ घुसा देंगे, फेफड़ा देंगे, चल सांस लिया ना अब चल बाहर निकल, ऐसा नहीं है ना करेंगे जी। तो खून करता है सब कुछ, कौन करता है, खून करता है। अब फिर यहाँ से ब्लड क्या कर लिया, ब्लड क्या कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके, कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन लेके यहाँ देखिए रुधिर है ना, ग्रहण करके ये फिर परिवहन के माध्यम से पहले हृदय के पास पहुँचेगा, ठीक है। डायरेक्ट फेफड़ा पास नहीं पहुंचता है, ठीक है। डायरेक्ट फेफड़ा पास कैसे पहुंचेगा, कोई तो भेजने वाला चाहिए ना। तो हृदय होता है, हृदय बोले तो दिल समझते हैं ना, दिल तो बड़ा समझ जाइएगा, ठीक है। तो हृदय में जाएगा और वहां से पंप होके क्या होके बच्चों, पंप होके हृदय के माध्यम से फेफड़ा में गया, कहाँ गया, फेफड़ा में। और फिर फेफड़ा में आप लोग को पता ही है वहां पर वायु कोशिका में वायु कोश होता है, वहां पर रक्त कोशिकाओं का जाल होता है। फिर वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि क्या हुआ, निकल के और फिर फेफड़ा से, फिर फेफड़ा के माध्यम से इस हिस्से में, यहाँ पर देखिए इस हिस्से से लेके इधर इस हिस्से से लेके फिर इधर से निकलते हुए और इस ट्रेकिया के माध्यम से होते हुए नाक के माध्यम से हम लोग उसको रिलीज कर देते हैं। और ये 24 घंटा होते रहता है, जब तक हम जीवित हैं तब तक शोषण होगा, तब तक शोषण होगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया ना, यहाँ पर एक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी बनता है। यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, रुधिर वही खून, खून के अंदर तो हीमोग्लोबिन है, खून के अंदर है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा। यू कैन सी इट, यहाँ देखिए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का वो निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का। लेकिन जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगा। लेकिन जब ऑक्सीजन, ठीक है, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करके वो बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन इधर से लिया, फिर से एक बार शॉर्टकट में देखिए, चैप्टर खत्म हो जाएगा, आगे मैं पढ़ूंगा नहीं, आप पढ़ लीजिएगा बुक में। इधर से ऑक्सीजन गया, इधर से जाते हुए यहाँ पर जैसे ही मिला तो यहाँ देखिए है ना, हीमोग्लोबिन के साथ मिला तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया, यानी कि उसमें ऑक्सीजन है। फिर यहाँ जब गया तो वो फिर अलग हो जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन अलग और, ठीक है बंदा, हीमोग्लोबिन अलग और ऑक्सीजन अलग। तो ऑक्सीजन का उपयोग तो यहाँ कर लिया, हीमोग्लोबिन का ये करेगा क्या, आचार करेगा क्या है, कुछ नहीं करेगा, तो दे देगा। फिर आगे खून में गया तो यहाँ जो कोशिका जो उपयोग किया ग्लूकोज के साथ जो किया ऑक्सीजन का उपयोग, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड पुनः खून में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ मिलके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का। अब वही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फिर इधर से होते हुए खून के माध्यम से होते हुए रुधिर के माध्यम से होते हुए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पहुँचता है। और यहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन यहाँ पे क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, जो वायु कोष्ठक होता है ना जी, हाँ वायु कोष जो होता है ना, वायु कोष से फेफड़ा के माध्यम से निकल जाता है। जैसे निकला तो हीमोग्लोबिन अभी वहाँ प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन वहाँ प्रेजेंट है। तो इधर से क्या निकला बोलिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो अंदर का स्थान क्या होगा, हाँ अंदर में जो वायु है, वायु कम हो जाएगा, वायु का दबाव कम हो जाएगा। और जैसे ही वायु का दबाव कम हुआ तो बाहर का वायु, कहाँ का वायु, बाहर का ऑक्सीजन अंदर गया और वहाँ पर जो हीमोग्लोबिन अभी है, हीमोग्लोबिन फटाक से उसको ले लिया। फिर वही प्रक्रिया
चलते आएगा, बस इसी तरह ये प्रक्रिया चलते रहता है और हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं। तो फाइनली मेरे स्टूडेंट, आप बुक पढ़िए जाके, पूरा समझ में आएगा। मैं इधर पूरे एक्सप्लेन के साथ बताया, अभी जो मैं बोला, जितना बोला वही सब चीज़ यहाँ लिखा गया है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग का पूरा चैप्टर होता है समाप्त। अध्याय 1 और अध्याय 2 समाप्त हुआ है। मैंने अध्याय 1 को भी समाप्त कर दिया है। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके पढ़िए। कहीं पर भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप वहां से नंबर लीजिए, आप हमसे बात कीजिए। सभी प्रकार के नोट्स मेरे पास फ्री अवेलेबल है, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।